गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा गाउस का नियम, जिसमें जाना कि किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है उस पृष्ठ के परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना। ठीक, तो आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम उसी गाउस नियम के आधार पे कुछ अनुप्रयोग हैं, उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जिसमें कि आपके बुक में एनसीईआरटी में टोटल 3 एप्लीकेशन 3 अनुप्रयोग दिया गया है। अब चूंकि आपको पता है कि आपके यूपी बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, तो जिसमें से जो 3 अनुप्रयोग हैं, तो जो आखिरी वाला तीसरा अनुप्रयोग है जो गोलीय पृष्ठ के लिए था, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो उसे हमें नहीं पढ़ना है। तो बचे कितने अनुप्रयोग? बचे 2 अनुप्रयोग जिनको हमें पढ़ना है। तो हम उसमें से पहला अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी हमें ई फाइंड आउट करना है, ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसके लिए? कोई अनंत लंबाई का तार है जिसमें कि एक समान आवेशित तार, एक समान उसमें आवेश का वितरण किया जा रहा है। ठीक, तो एक समान का आवेश का वितरण किस प्रकार से करते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जैसा ये डेरिवेशन बोला जा रहा है इसमें करने के लिए, हम ऐसा पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि क्या बोला जा रहा है, अनंत लंबाई का तार। अब अनंत लंबाई का तार, एक अनंत लंबाई का आप तार ले लीजिए। ये हम मान लिए ये कैसा तार है, ये तार अनंत लंबाई का है। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनंत का मतलब क्या होता है, किस चीज को आप अनंत कहते हैं। किस चीज को आप अनंत कहते हैं? देखिए, कोई भी चीज जिसका हमें अंत ना दिखे उसको हम बोलते हैं अनंत। जैसे कि ये मार्कर है, इसको मैं जब दूर कर रहा हूं तो ये इसके दोनों कोने, दोनों इसके एंड हमें दिख रहे हैं आसानी से, लेकिन यही जब मैं अपने आंखों के पास ले लूंगा, आप अपने पेन को आंखों के पास ले लेंगे, तो आप बस इसके लास्ट के, इसके अंत को, इसके कोनों को नहीं देख पाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम जितना करीब चले जाते हैं, जितना पास चले जाते हैं, वो उतना ही वो 90 डिग्री के करीब होने लगता है और हम उसके अंत को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो हमने एक अनंत तार लिया और उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक समान आवेश है। तो एक समान आवेश है तो सबके लिए हमने ये प्लस प्लस आवेश का वितरण करा दिया। ठीक, इतनी चीजें बोली गई थी हमसे। अब क्या बोला जा रहा है कि हम क्योंकि गॉस नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गॉस नियम किस पे लगता है? एक पृष्ठ पे लगता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो अब हमें एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हम चलिए बना लेते हैं एक बंद पृष्ठ। तो एक बंद पृष्ठ में हमने क्या लिया? एक सिलेंडर लिया। क्या लिया? सिलेंडर, जिसको आप बेलन या फिर बेलनाकार बोलते हैं। ये हमने एक सिलेंडर लिया है, बेलन। ठीक, बेलन या बेलनाकार जो हिंदी में आप कहते हैं समझ जाइएगा। तो ये हमने एक सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर कैसा है? हमारा एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर से ये अनंत लंबाई का तार, जिसमें कि एक समान आवेश का वितरण हो रहा है। ठीक, अब ये क्योंकि अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई का है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा? इसमें रेखीय आवेश का वितरण हो रहा है। और रेखीय आवेश का वितरण क्या होता है, ये चीज हम लोग पढ़े थे। और रेखीय आवेश के वितरण में हमने एक रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, जिसको हम डिनोट करते हैं लेमडा से। तो यहाँ पे क्या हम डिनोट करेंगे? लेमडा। और हम ये मानते हैं कि यहाँ से जो दूरी है इसकी टोटल, इस पूरे जो ये वाला क्या हिस्सा है, ये वाला हिस्सा समतल पृष्ठ है। ये कैसा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ है। और ये भी वाला हिस्सा कैसा है? समतल पृष्ठ है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई एक सिलेंडर है ऐसा, और उसको हम पूरा ऐसे रोटेट करा रहे हैं। ठीक, ऐसे पूरा कर्व में घूमेगा, वो वक्र में बनाएगा।
तो ये कौन सा हमारा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, और ये वाला दोनों कैसा है, समतल पृष्ठ है। तो यहां से यहां तक जो सिलेंडर का हाइट है वो हम मान के चल रहे हैं, वो कितना है, उसको हम मान रहे हैं कि ये है L। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए वहां पे पॉइंट लेते हैं हम P, जहां पे कि हमें ज्ञात करना है क्या, कि इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी हम ले रहे हैं कितना, R। ठीक, अब जिस टाइप से सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे जो R की दूरी पे कोई बिंदु है जहां पे वैद्युत क्षेत्र E लग रहा है, तो उसी तरीके से इस तरफ भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही लगेगा जितना कि इस तरफ लग रहा है। तो इस पूरे वक्र पृष्ठ में यहां से लेकर यहां तक चाहे हम कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की बात कर, मान लेते हैं S3। ठीक, अब इस S1 में हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हमने इसको माना φ1। इस S2 में हमें कैलकुलेट करना है वैद्युत फ्लक्स, तो उसको हमने माना φ2। S3 के लिए हमने माना φ3, जिसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो यहां से अब इसका इस पे S3 को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल चाहिए इसका, तो उसके लिए हमने क्या डिनोट किया, ds। क्या लिया, ds, जो कि इसके वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, पैरेलल है। ठीक, लेकिन अगर हम इस समतल पृष्ठ की बात करेंगे तो ये जो समतल पृष्ठ है ये इस वैद्युत क्षेत्र के, एक सेकेंड ना, इसको इस साइड लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको S2 इधर दिखा देते हैं, φ2। अब जब हम समतल पृष्ठ की बात करेंगे तो ये जो समतल पृष्ठ है ये E तो इसी दिशा में रहेगा, जिस दिशा में था सब में एक जैसा रहेगा, यहां भी वैसा ही रहेगा जैसा था, लेकिन जो हमारा यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे हम, उसकी दिशा यहाँ पे बदल जाएगी, उसकी दिशा कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और यहाँ ये बना लेगा उससे 90 डिग्री। और सेम इसी टाइप से यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी ds की दिशा इस ऊपर की हो जाएगी, इसके लंबवत हो जाएगी। लंबवत क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ हमारा वक्र है जिसपे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, लेकिन ये वाला जो पृष्ठ है हमारा ऊपर का हिस्सा ये समतल है। तो समतल है तो इसका जो भी हम पृष्ठ लेंगे तो इसका जो भी सदिश रूप होगा ये ऊपर की तरफ होगा, और ये जब ऊपर की तरफ होगा तो ये ई से वैद्युत क्षेत्र से लंबवत बना रहा है, और लंबवत बना रहा है तो यहाँ पे कितने डिग्री बनेंगे, 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। लेकिन हम इस वक्र पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, ये समांतर है तो यहाँ पे थीटा बन रहा है 0 डिग्री का। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा फिगर समझ में आया होगा। अगर फिगर आपको पूरा समझ में आ गया तो आप इसके डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे गाउस का नियम। तो गाउस का नियम, गाउस का नियम ये कहता है कि जो भी वैद्युत फ्लक्स होगा उस पूरे पृष्ठ में परिबद्ध जितना आवेश होगा उसका एप्सिलॉन नॉट अनुपात में होगा। ठीक, ये हमने पढ़ा है गाउस का नियम। इसके बाद एक चीज आया है क्या, लेम्डा। लेम्डा किसके लिए आया है, इस सीधे तार के लिए आया है, जिसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, जिसका हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लेम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। यदि आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको याद दिला दूं। रेखीय आवेश घनत्व ये होता है कि प्रति एकांक में, प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश मौजूद है, कितना आवेश उपस्थित है। तो ये जो हमारा जो तार है इतना बड़ा, जो अनंत लंबाई का है, तो उसके प्रति इकाई में, प्रति एकांक लंबाई में, एक इकाई में कितना आवेश होगा, हम उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो हम इसको बोलेंगे Q अपॉन, और एकांक के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे L। ठीक, अगर ये इतना हुआ तो हम Q को लिख सकते हैं बराबर लेम्डा इंटू L। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्या लिखे हैं, Q बराबर लेम्डा
इंटू एल। कहाँ से आया है ये? बस क्यू को यहीं पे छोड़े हैं, लेमडा एल नीचे था तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इतनी चीजें ये आ गई। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया सबका, ठीक। अब इसी चीज को यहाँ पे जो हम Q बराबर लेमडा इंटू एल लाए हैं, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो फाई ई हम लिख सकते हैं Q के जगह पे, Q का मान हमने कितना लाया है, लेमडा इंटू एल, नीचे क्या है इप्सिलॉन नॉट, तो हम लिख देते हैं इप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इन पृष्ठों का वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस समतल पृष्ठों का वैद्युत फ्लक्स कितना है, ठीक। तो समतल पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। समतल पृष्ठ से होकर जाने वाला या फिर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। समतल पृष्ठ हमारे पास कितने हैं, समतल पृष्ठ हमारे पास 2 हैं। कौन कौन से, ये φ1 और ये φ2। तो हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो φ1 को जब कैलकुलेट करेंगे तो φ1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा समाकलन E ds, जो एक फार्मूला होता है किसका, फ्लक्स का। तो E ds, इसी को हम अगर थीटा फॉर्म में लिखेंगे तो cos थीटा लिखते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि थीटा कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो थीटा हमारा 90 डिग्री है। और cos 90 कितना होता है, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, ठीक। cos 90 कितना होता है, 0 डिग्री। तो ई डी एस cos 90 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 0। cos 90 0 होता है तो ये पूरा आंसर 0। सेम इसी टाइप से यदि आप φ2 कैलकुलेट करेंगे, φ2, तो इसी टाइप से ये भी क्या बनाएगा, ई डी एस, यही वाला इक्वेशन यहां भी बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होगा थीटा कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो ये भी हमारा φ2 भी कितना हो गया, 0। तो समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, 0 है, यानी कोई भी वैद्युत फ्लक्स समतल पृष्ठ से होकर नहीं गुजर रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक। वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ के लिए हमने कितना वैद्युत फ्लक्स माना है, φ3, तो उसी को हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो ये कितना हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा ई डी एस। अब हम क्या करेंगे, ई डी एस, ई को ले लेते हैं बाहर और अंदर बचेगा डी एस। अब इस ds का वैल्यू होता है, इस पूरे बेलन का ds होता है 2 पाई आर एल। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा 10th में 2 पाई आर एच। एच क्या होता है, उसकी हाइट होती है बेलन की। तो यहाँ पे हमने हाइट को एल माना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एल दर्शा रहे हैं। तो 2 पाई आर एल को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। ये क्या आ गया हमारा, φ3, राइट। अब क्या करना है हमें, अब इतनी चीजें कैलकुलेट हो गई, तो अब बाकी चीजें काफी आसान हो गया। अब आंसर हम आसानी से हम इसका ला लेंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है कि कुल वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल φe कितना, तो टोटल φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 φ2 हमारा क्या है, 0 0, पुट कर दीजिए, 0 प्लस 0। φ3 कितना है,
φ3e 2 पाई आर एल है, तो फाई ई कितना आया, e 2 पाई आर एल। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से इसको, और 1 कहाँ है हमारा, यहाँ है, इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए। एक तरफ लिख लीजिए e 2 पाई आर एल, फाई ई की जगह पे इतना मान इस तरफ लिख लीजिए इक्वल टू के लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। अब एल दोनों तरफ है तो एल एल कट गया, हमें क्या चाहिए, ई चाहिए। ई को बचा लीजिए, बाकी चीजें उधर भेज दीजिए। तो उधर जब भेजेंगे ये 2 पाई आर नीचे जाएगा, तो नीचे जाके ये बना लेगा 1 अपॉन 2 पाई आर, और इधर क्या बचा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और इसी चीज को हम और अच्छे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में जब लिखते हैं तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक तो हमारा इक्वेशन ये बन गया, यही हमारा आंसर है। इसी चीज को और अपने अच्छाई मतलब अपने आसानी बनाने के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाता है 1 अपॉन नीचे 2 जा 4 हो जाएगा 4 पाई आर, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 2 लैम्डा, यहाँ पे आर यहाँ पे लिख लेते हैं और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो जल्दी आंसर आ जाता है। इसमें हमें 2 पाई वगैरह की कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, 9 × 10⁹ होता है, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ये भी सही है। इसको ज्यादा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है 4 पाई और ये बन जाता है 2 लैम्डा। ठीक, लैम्डा से इंटू करेंगे 2 लैम्डा। तो ये था पूरा क्या, अनंत लंबाई के लिए एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि गाउस नियम का एक पहला अनुप्रयोग है। ठीक, राइट। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब दूसरा अनुप्रयोग हम पढ़ लेते हैं गाउस का क्या है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं।